گذراندیم. خانم بزرگترین حادثه و شاید تلخترین حادثه‌ای که در کام امت هست رحلت امام بود دیگه. در اون جریان خدای متعال عنایت خودش و اراده خودش رو نشان داد. اون نظام شکل نگرفته بود، هنوز این ریشه ها استوار نشده بود، یعنی شرایط متفاوتی بود. اما در این مسیری که پیش راه ما بوده و اومدیم، امت به حمدالله قوام پیدا کرده. इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे बड़ी खबरों में माना जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर्स में शहीद होने वाले वे पहले नेता बन गए और कहीं ना कहीं उन्हें मारकर अमेरिका और इस्राइल ने उनके कद को इतना बढ़ा दिया है जिसका आप और हम इस वक्त अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर बड़ा प्रश्न, अब इसके बाद क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, खामेनी के बाद कौन? इसका जवाब अगर आपको जानना है तो एक बात जानिए कि इसकी कुंजी, इसकी चाबी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में है, जिसके हाथ में सही मायने में ईरान की ताकत है। यकीनन सुप्रीम लीडर खामेनी जो हैं वो वैचारिक तौर पर, सामरिक तौर पर ईरान के लिए हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे, इंस्पिरेशन रहे, मगर सही मायने में ताकत उनके पीछे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे हम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी कहते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम इन दो सवालों का जवाब देने वाले हैं। खामेनी की मौत के बाद अब क्या होगा? क्या ईरान झुक जाएगा या ईरान हार मान जाएगा? तो सीधी बात आपके स्क्रीन पर, ईरान के तुरंत सरेंडर करने की संभावना बहुत कम है, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मौजूदा रुख को देखते हुए। सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि नेतृत्व बदल भी जाए तो भी प्रतिरोध की लाइन जारी रहे, यानी विरोध की लाइन जारी रहे, लेकिन आगे कई अलग अलग सिनेरियो बन रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि अलग अलग सिनेरियोस क्या हैं, यानी कि खामेनी की मौत के बाद अब क्या होगा, पहले यह समझिए कि सही मायने में ईरान की ताकत किसके हाथ में है। जी हां, सुप्रीम लीडर के बाद सबसे संगठित और ताकतवर संस्था IRGC है। IRGC सिर्फ सेना नहीं है, उसके पास मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी नेटवर्क, इकोनॉमिक एम्पायर और राजनीतिक असर सब कुछ है। कोई भी नया नेता IRGC के सपोर्ट के बिना टिक नहीं सकता। इसलिए सवाल ईरान झुकेगा से ज्यादा असली सवाल यह है, IRGC क्या चाहता है? और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने अलग अलग हालात पेश करूं जो अब सामने उभर कर आ सकते हैं। और सबसे पहला हालात जो आपके स्क्रीन पर है, सिनेरियो नंबर 1, IRGC कंट्रोल में हार्ड लाइन कंटिन्यूटी, जिसकी सबसे बड़ी संभावना है सरल शब्दों में इसके बाद IRGC और ज्यादा कट्टर हो जाएगा। कैसे? गौर फरमाया जाए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जल्दी से नया अपेक्षाकृत कमजोर धार्मिक नेता चुन सकती है। असली पावर बैकग्राउंड में IRGC और सिक्योरिटी चीफ्स के पास चली जाएगी। बाहर से दिखेगा नीति वही है, यानी इस्राइल को मान्यता नहीं, मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ा जाएगा, सीधे सरेंडर नहीं। और बड़ा प्रश्न, क्या ईरान झुकेगा? तो सरल शब्दों में इसका जवाब है नहीं। गौर फरमाएं। लेकिन वो टैक्टिकल डील कर सकता है, जैसे कुछ न्यूक्लियर रियायतें देकर प्रतिबंध कम करवाना और उसे रणनीतिक जीत के तौर पर पेश करना, न कि हार की तरह। अब सिनेरियो नंबर 2, ईरान के अंदर एक इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, एक अंदरूनी पावर स्ट्रगल। कैसे? गौर फरमाएं। IRGC के अलग गुट, धार्मिक नेता, प्रांतीय ताकतें आपस में खींचतान करें। कुछ गुट अमेरिका इस्राइल पर हमला तेज करने के पक्ष में होंगे ताकि क्रांतिकारी छवि बने रहे। कुछ लोग तनाव कम करने के लिए बैक चैनल बातचीत करना चाहेंगे। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या ऐसे हालात में ईरान का सरेंडर संभव है? जवाब है नामुमकिन। कैसे? गौर फरमाएं। क्योंकि जो भी खुलकर झुकने की बात करेगा वो राजनीतिक रूप से खत्म हो सकता है। यह लड़ाई कौन नेतृत्व करेगा की होगी, क्या प्रतिरोध जारी रहेगा कि नहीं। अब हम बात करना चाहते हैं तीसरे बड़े सिनेरियो की, ईरान के अंदर बड़ा जन आंदोलन।
और इसकी जमीन पहले से तैयार हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं, महंगाई को लेकर, ईरानी मुद्रा की लगातार गिरती स्थिति को लेकर, व्यापारियों की जो बदतर हालात है उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे और सैकड़ों की तादाद में ईरानियन पुलिस ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब खामेनी की मौत के बाद ऐसा जन आंदोलन और तेज हो सकता है। कैसे? गौर फरमाएं। अगर जनता पहले से नाराज है, यानी आर्थिक संकट, युद्ध, तो नेतृत्व खाली करने पर बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अगर सेना या आईआरजीसी की कुछ हिस्से सख्ती से कार्रवाई ना करें तो सिस्टम हिल सकता है। इस हालात में क्या हो सकता है? न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी रियायतें, प्रॉक्सी युद्ध कम करना, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता। इसके अलावा दोस्तों, हमारे सामने एक और सिनेरियो, एक और हालात हैं और इसमें ईरान के अंदर बिखराव की बात की जा रही है। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर सीमित अस्थिरता या आंशिक टूटन, जिसकी काफी कम संभावना है। कैसे? गौर फरमाया जाए। अगर आईआरजीसी गुटों में भिड़ंत, जन आंदोलन और बाहरी दबाव एक साथ बढ़े तो कुछ इलाकों में केंद्र का कंट्रोल कमजोर हो सकता है। बॉर्डर इलाकों में अस्थिरता बढ़ सकती है, आ सकती है। फिर भी स्थानीय आईआरजीसी कमांडर और मिलिशिया अमेरिका इस्राएल के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकते हैं। पूरी तरह हार मानना अभी भी कम संभावना वाला है। तो ऐसे में आपके जहन में वही सवाल, क्या ईरान झुक जाएगा? उसके लिए एक बार फिर आपको गौर करना पड़ेगा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर। क्योंकि अगर हम आईआरजीसी की बात करें दोस्तों, तो उसका पूरा वजूद विरोध पर टिका हुआ है, अमेरिका विरोध पर टिका हुआ है। ऐसे में आईआरजीसी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। गौर फरमाएं, आईआरजीसी के नजरिए से उनकी वैधता प्रतिरोध पर टिकी हुई है। उनका बजट, ताकत और प्रभाव अमेरिका विरोधी नैरेटिव से आता है। अगर वे खुलकर हार मान लें तो अंदर से उनका सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं? आपके स्क्रीन पर एक एक विकल्प दोस्तों मैं पेश कर रहा हूं। पहला, खुला सरेंडर नहीं। दूसरा, सार्वजनिक रूप से सख्त रुख। तीसरा, पर्दे के पीछे सीमित डी एस्केलेशन। चौथा, न्यूक्लियर या क्षेत्रीय मामलों में टैक्टिकल समझौता। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। याद कीजिएगा दोस्तों, 1945 में क्या हुआ था। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरा था, उसके बाद जापान ने टैक्टिकल सरेंडर कर दिया था। कुछ उसी तरह के हालात क्या ईरान के अंदर पैदा हो सकते हैं? उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर अब हमारे सामने बड़ा सवाल, सुप्रीम लीडर खामेनी के बाद कौन? तो सामने आ रहे हैं 4 लोग और इनके सिर पर सही मायनों में कांटों का ताज है। कौन कौन से चेहरे हैं? सबसे पहला चेहरा, गुंजाइश है यही शख्स उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, जिनका नाम है मुश्तबा खामेनी। दूसरा चेहरा जो सामने उभर कर आ रहा है वो है हसन खोमेनी, आपके स्क्रीन पर। तीसरा चेहरा अली रजा आरफी और चौथा चेहरा आपके स्क्रीन पर हाशिम हुसैनी बुशहरी। इन चारों में से कोई एक शख्स खामेनी की जगह ले सकता है। इसके मायने क्या हैं और उत्तराधिकार को लेकर किस तरह की राजनीति हो सकती है, अब गौर फरमाया जाए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस शख्स के बारे में, मुश्तबा खामेनी। इनके उत्तराधिकारी बनने की क्या संभावनाएं हैं, गौर फरमाया जाए। मुश्तबा खामेनी अली खामेनी के दूसरे बेटे, मिड लेवल क्लेरिक हैं, लेकिन आईआरजीसी और सुप्रीम लीडर के ऑफिस से गहरे रिश्ते माने जाते हैं। कंटिन्यूटी कैंडिडेट, यानी मौजूदा सख्त लाइन जारी रखने वाले विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। मगर इसमें समस्या क्या है? अगर बेटे को ही उत्तराधिकारी बना दिया जाए तो यह इस्लामिक रिपब्लिक को राजशाही जैसा दिखा सकता है। इस पर सिस्टम के अंदर विरोध शुरू हो सकता है। अब दूसरा चेहरा है हसन खोमेनी। इनको लेकर क्या गुंजाइश, क्या संभावना है, गौर फरमाया जाए। आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी के पोते, जो कि ईरान के संस्थापक थे, तुलनात्मक रूप से नरम और सुधारवादी सर्कल से जुड़े माने जाते हैं। कुछ एलीट वर्ग इन्हें इमेज सॉफ्ट करने या समझौता उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। मगर चुनौती क्या है? हार्ड लाइन गुट
इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इस शख्स की, अली रजा आरफी। अली रजा आरफी के उत्तराधिकारी बनने की क्या गुंजाइश है, गौर फरमाया जाए। अली रजा आरफी सीनियर क्लेरिक हैं, कुआम के धार्मिक सेमिनरी में प्रभावशाली हैं, खामिनी के भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। उन्हें उन नामों में माना जाता है जिन्हें सिस्टम के भीतर स्वीकार्य माना जाता है। चौथा चेहरा आपके स्क्रीन पर, जिनका नाम है हाशिम हुसैनी बुशहरी। क्या गुंजाइश है हाशिम हुसैनी बुशहरी के अगले सुप्रीम लीडर बनने के, गौर फरमाया जाए। कौम के शुक्रवार नमाज नेता, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य, वही संस्था जो नया सुप्रीम लीडर चुनती है। अगर बड़े गुटों में सहमति ना बने तो समझौता उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो ईरान का पूरा सुरक्षा तंत्र है, हो सकता है कि वहां से किसी को सुप्रीम लीडर चुना जाए, जैसा कि अली लारिजानी। क्योंकि यह मत भूलिए, खामेनी भी 80 के दशक में ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे और राष्ट्रपति बनने के बाद वो सुप्रीम लीडर बने। यानी कि एक शख्सियत जो एक राजनेता था, एक शख्सियत जो सीधे युद्ध से जुड़ा हुआ था, वो आखिरकार सुप्रीम लीडर बना। तो क्या अली लारिजानी देश के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, गौर फरमाया जाए। न्यायपालिका या सुरक्षा ढांचे से जुड़े सख्त रुख वाले लोग सीधे धार्मिक चेहरा ना होकर डार्क हॉर्स के रूप में चर्चा में रहते हैं। मगर इसके अलावा एक और गुंजाइश है, यानी कि सुप्रीम लीडर का जो पूरा कैरेक्टर है, ये जो पूरी व्यवस्था है, उसे ही बदल दिया जाए। यानी कि सुप्रीम लीडर के तौर पर एक सामूहिक नेतृत्व की बात की जाए। कैसे, इस पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कुछ आकलनों में यह भी कहा गया है कि संभव है कि पद की संरचना ही बदल दी जाए या सामूहिक नेतृत्व बनाया जाए। पारंपरिक विशेषज्ञों की राय में अगर सिस्टम को जस का तस रखना है और IRGC का सपोर्ट जरूरी है, तो मुश्तबा प्लस कुछ भरोसेमंद सीनियर क्लेरिक सबसे यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक विकल्प माने जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर इन चेहरों को देखिए जो अभी अभी मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और इंतजार कीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ईरान में इस वक्त 40 दिन का शोक है। बड़ा प्रश्न, क्या नए सुप्रीम लीडर का ऐलान 40 दिन के बाद होगा, या फिर जब जंग रुक जाएगी उसके बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा? क्योंकि जिसे भी जंग के दौरान जिसे भी सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, वो अमेरिका और इस्राएल के निशाने पर होगा। और इस मंच पर उससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।